राधे राधे आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पर। तो हम लोग देख रहे थे प्रैक्टिस सेट शुरू किए थे। एक क्लासें इसकी आपको मिली होंगी। भाषा और विकास से संबंधित हमने 100 प्रश्न देखे थे। ये हमारी दूसरी क्लास है। मैंने बताया था कि ये भी पूरनचंद टंडन की बुक से ही प्रैक्टिस है। ये नया संस्करण है, नई बुक है, तो उससे ये मैं आप लोगों को प्रश्न करा रही हूँ, क्योंकि पुराने वाले से तो करा ही दी हूँ। तो आज हमें देखना है आदिकाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी के कवियों का वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने कब लिखा? तो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा 1883 ईस्वी में। तो यहाँ पे 1883 ईस्वी लिख लेंगे, 83 विकल्प में दिया नहीं है। तो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज कब लिखा? 1883 में। शिव सिंह सेंगर के इतिहास का नाम क्या है? तो शिव सिंह सेंगर के इतिहास का नाम शिव सिंह सरोज है। तीसरा प्रश्न है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा उसका डेट क्या है? तो वो उन्होंने लिखा 1889 ईस्वी में। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ कब लिखा? 1889 में। इसके बाद है ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? तो ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये ग्रियर्सन द्वारा लिखे इतिहास ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित कविवृत्त संग्रह जो है मिश्र बंधु विनोद, इसकी रचना कब की गई? तो मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा 1913 ईस्वी में। कब लिखा? 1913 ईस्वी में। इसके बाद है कि मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में है? तो मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में है, ध्यान देंगे। कितने भागों में? 4 भागों में। आदिकाल का नाम वीर गाथा काल किसने रखा? तो आदिकाल का नाम वीर गाथा रामचंद्र शुक्ल ने रखा। इसके बाद है कि शुक्ल ने वीर गाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? तो वीर गाथा काल में शुक्ल ने साहित्यिक पुस्तकों की संख्या 4 मानी है। फिर दिया है 9वां प्रश्न कि शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य की कितने पुस्तकों की गणना की है? तो देश भाषा काव्य के 8 पुस्तकों की गणना की है, 4 साहित्यिक भाषा और 8 देश भाषा में। 10वां प्रश्न है कि कौन सा रासो ग्रंथ वीर गाथात्मक नहीं है? हमीर रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो तो वीर गाथात्मक है, लेकिन बिसलदेव रासो ये वीर गाथात्मक नहीं है। 11वां प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल की जो 4 साहित्यिक पुस्तकें बताई हैं वो कौन कौन सी है? तो आपको याद होगा साहित्यिक 4 पुस्तकें हैं, उनका ट्रिक है हम ही विजय होंगे कीर्ति लता कीर्ति पताका के संग। तो हमीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये साहित्यिक पुस्तकें हैं आदिकाल की जो शुक्ल जी बताते हैं चारों। इसके बाद है कि आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर से किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो शुक्ल जी हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखे थे हिंदी साहित्य का विकास नाम से, इसी नाम से प्रकाशित हुआ, बाद में चल के वो हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। इसके बाद है आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा? तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा। 14वां प्रश्न है कि शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में किन रचनाओं का सहारा लिया है? तो शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी और ब्रज माधुरी सार का सहारा लिया है।
तो ध्यान देंगे शुक्ल जी इन 4 पुस्तकों का सहारा लिए हैं अपना इतिहास लिखने में। मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रजमाधुरी सार। 15वां प्रश्न है, ये कथन है किसका है कि जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है। ये कौन कहते हैं? तो ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जनता की चित्तवृत्ति का जो संचित प्रतिबिंब है वो साहित्य है। इसके बाद 16वां प्रश्न है कि आदिकाल वीर गाथा काल की समय सीमा शुक्ल जी ने क्या मानी है? तो वीर गाथा काल की समय सीमा शुक्ल जी ने माना है 1050 से 1375 विक्रमी। तो ध्यान देंगे आदिकाल या वीर गाथा काल की समय सीमा माने हैं शुक्ल जी 1050 से 1375 विक्रमी। 17वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है संस्कृत से, प्राकृत से, अपभ्रंश से? तो अपभ्रंश से माना जाता है। 18वां प्रश्न है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी का आविर्भाव किसने माना? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव हमारे शुक्ल जी ने माना। 19वां प्रश्न एक कथन है कि उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का। ये किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का होता है। इसके बाद 20वां प्रश्न है कि अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पद्यों के उदाहरण पहले मिलते हैं सिद्धों में, नाथों में, बौद्धों में, जैनों में। तो अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पद्यों के उदाहरण पहले मिलते हैं बौद्ध में। इसके बाद है कि मुंज और भोज का समय क्या है? तो इनका समय है संवत 1050 विक्रमी। मुंज और भोज का समय क्या है? 1050 संवत 1050। 22वां प्रश्न है कि महाराज भोज के समय से लेके हमीर देव के समय तक की अवधि को आदिकाल किसने माना है? तो ये माना है शुक्ल जी ने। शुक्ल जी कहते हैं कि महाराज भोज के समय से लेके हमीर देव के समय तक की अवधि ही आदिकाल है। 23 नंबर में एक पंक्ति है कि एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। ये पंक्ति किसकी है? तो ये अमीर खुसरो की है कि एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। किसकी पंक्ति? अमीर खुसरो की। 24 नंबर में भी एक पंक्ति है कि बाल चंद बिज्जावई भाषा, दुही नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये पंक्ति किसकी है? तो ये विद्यापति की पंक्ति है। बाल चंद बिज्जावई भाषा, दुही नहीं लग गई दुज्जन हासा। 25 नंबर में एक पंक्ति है कि अगिन जो लागी नीर में, कंदो जलिया झारी। आ उत्तर दक्षिण के पंडिता, रहे बिचारी बिचारी। ये पंक्ति किसकी है? अगिन जो लागी नीर में, कंदो जलिया झारी। तो कबीरदास की है। 26 नंबर में एक पंक्ति है देसिल बैना सब जन मिठा, तय तैसन जपओ अवहट्ठा। ये पंक्ति किसकी है? तो ये विद्यापति की है। इसके बाद 27 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। प्राकृत प्रकाश के रचयिता कौन हैं? तो प्राकृत प्रकाश के रचयिता वररुचि हैं। 29 नंबर का प्रश्न है कि अपभ्रंश नाम पहले पहल किसके शिलालेख में मिलता है? तो अपभ्रंश नाम पहले पहल मिलता है वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। भरत मुनि का समय क्या है? तो भरत मुनि का समय है विक्रम की तीसरी सती। तीसरी नहीं है, वैसे तो दूसरी सती है, दूसरे विकल्प में दिया नहीं। अच्छा, दिया है दूसरी, तो इनका समय दूसरी सती ही होगा, दूसरी सती।
इसके बाद है भामा का समय क्या है, तो भामा का है छठवीं सती। भामा का क्या है, छठवीं सती। इसके बाद है कि अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी में रचना होने का पता कब चलता है, विक्रम की छठवीं सती में, सातवीं सती में। तो अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी में रचना होने का पता चलता है विक्रम की सातवीं सदी में। इसके बाद है देवसेन का समय क्या है, तो देवसेन का समय देखेंगे संवत में तो 990 है, संवत में 990। श्रावकाचार किसकी रचना है, तो श्रावकाचार देवसेन की रचना है। दब्ब सहाव पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश, ये किसकी रचना है, तो देवसेन की है। पुष्पदंत का समय क्या है, तो संवत 1029। पुष्पदंत का समय संवत 1029। आदि पुराण और उत्तर पुराण ये चौपाइयों में लिखा गया है और ये किसकी रचना है, तो ये पुष्पदंत की रचना है, आदि पुराण और उत्तर पुराण। जसहर चरियु किस जैन कवि की रचना है, तो जसहर चरियु भी पुष्पदंत की रचना है। आदि पुराण, उत्तर पुराण, जसहर चरियु पुष्पदंत की रचनाएं हैं। 39 नंबर का प्रश्न है कि बौद्धों का प्रभाव किन भागों में था, पूर्वी भागों में, पश्चिमी भागों में। तो पश्चिमी में तो नाथों का था ना, बौद्ध सिद्धों का प्रभाव पूर्वी भागों में था। इसके बाद 40 नंबर का प्रश्न है कि सिद्धों का मुख्यतः क्षेत्र कौन सा था, तो सिद्धों का जो क्षेत्र था वो बिहार से आसाम तक ये फैले हुए थे, बिहार से आसाम तक। बौद्ध गान और दूहा किनकी रचनाओं का संग्रह है, तो बौद्ध गान और दूहा सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है। सिद्धों में सबसे पुराने कौन माने जाते हैं, लुइपा, सरहपा, डोम्भिपा, गोरक्षपा। तो सबसे पुराने हैं सरहपा। सरहपा का समय क्या है, तो संवत में देखेंगे तो 690 के आसपास सरहपा का समय है। लुइपा का समय संवत 830 के आसपास। वैसे तो सरहपा का समय आएगा 769 ईस्वी, लेकिन 769 ईस्वी विकल्प में दिया नहीं है, जो राहुल सांकृत्यायन मानते हैं सरहपा का समय, और विनयतोष भट्टाचार्य मानते हैं 633 ईस्वी। तो यहाँ पे विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार मान लिया है संवत 690। लुइपा का समय संवत 830 के आसपास। इसके बाद 45 नंबर में एक पंक्ति है, कावा तरुवर पंच विराल। ये पंक्ति किसकी है, तो ये लुइपा की पंक्ति है, कावा तरुवर पंच विराल। 46 नंबर में दिया है, काल क्रमानुसार सही मेल बताइए। तो सबसे पहले सरहपा, फिर लुइपा, फिर वीरूपा, फिर कढ़पा। तो सरहपा, लुइपा, वीरूपा, कढ़पा, ये इनका क्रम है। 47 नंबर का प्रश्न है कि महासुखवाद का किस शाखा में जन्म हुआ, तो महासुखवाद का वज्रयानी शाखा में जन्म हुआ। किस शाखा में, वज्रयानी शाखा में। इसके बाद है एक पंक्ति, गंगा जमुना माझे बहई रे नाई। ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है डोम्भिपा की, और डोम्भिपा विकल्प में नहीं दिए हैं, तो हम इसे सुधार करेंगे, गंगा जमुना माझे बहई रे नाई किसकी है, डोम्भिपा की। इसके बाद है संध्या भाषा या संध्या भाषा किसकी वाणियों की भाषा है, तो सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। 51 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध शास्त्र में कितने प्रतिबंध या विकार हैं, तो बौद्ध शास्त्र में 5 प्रतिबंध या विकार हैं। 52 नंबर का प्रश्न है कि युगनद्ध की भावना पाई जाती है, तो युगनद्ध की भावना पाई जाती है वज्रयान में। किस में पाई जाती है युगनद्ध की भावना, वज्रयान में। 53 नंबर में एक पंक्ति है, जिमी लोड़ विलज्जई पाड़ी यही तिमि धरड़ी लई चित्त। ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति कढ़पा की है, जिमी लोड़ विलज्जई पाड़ी यही तिमि धरड़ी लई चित्त, किसकी, कढ़पा।
इसके बाद है कि कौल कापालिक का जन्म किस शाखा में हुआ, सहजयान, वज्रयान। तो कौल कापालिक का जन्म हुआ वज्रयानी शाखा में। किस शाखा में कौल कापालिक का जन्म हुआ? वज्रयानी शाखा में। 55 नंबर का प्रश्न है कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल था। तो गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल वज्रयान था। 56 नंबर का प्रश्न है कि गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा लेके हठ योग का प्रवर्तन किया? तो गोरखनाथ ने पतंजलि के योग का सहारा लेके हठ योग का प्रवर्तन किया। 57 नंबर में प्रश्न है कि वज्रयानियों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? तो वज्रयानियों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार किया। कहाँ किया? तो गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों, राजपूताने व पंजाब में किया। गोरखनाथ का समय माना जाता है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। तो राहुल के अनुसार गोरखनाथ का समय माना जाता है विक्रम की 10वीं सदी। 11वीं तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल माने हैं। तो राहुल के अनुसार गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं सदी। रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है? तो रत्नाकर जोपम कथा ये सिद्धों का मानक ग्रंथ है। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। मच्छंदर नाथ के गुरु कौन थे? तो मच्छंदर नाथ के गुरु जलंधर नाथ थे। ज्ञानदेव के गुरु कौन थे? तो ज्ञानदेव के गुरु गोरखनाथ थे। ज्ञानदेव के गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ का समय 10वीं शताब्दी कौन नहीं मानता है? तो शुक्ल जी नहीं मानते हैं, 13वीं मानते हैं ना। गोरखनाथ का समय 10वीं नहीं मानते हैं। फिर दिया है काल क्रमानुसार सही मेल बताइए। सबसे पहले आदिनाथ आएंगे, फिर मत्स्येंद्रनाथ आएंगे, फिर गोरखनाथ, फिर ज्ञानदेव। ज्ञानदेव के बाद गोरखनाथ, गोरखनाथ के बाद मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ के बाद आदिनाथ। फिर 16 नंबर का प्रश्न बहुत बढ़िया है, 16 नहीं है, 56 नंबर है कि गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज चौहान के समय का कौन मानते हैं? कि गोरखनाथ का समय वही है जो पृथ्वीराज चौहान का था। तो ये रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज चौहान के समय का शुक्ल जी मानते हैं। अगला प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? तो नाथ संप्रदाय में बालनाथ कहा जाता है जलंधर नाथ को। किसे कहा जाता है बालनाथ? जलंधर नाथ को। मत्स्येंद्र किसके शिष्य थे? तो मत्स्येंद्र जलंधर के शिष्य थे। किसके शिष्य थे मत्स्येंद्र? जलंधर के। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। नाथों में प्रथम कौन गिने जाते हैं? नाथों में पहले नंबर पे नागार्जुन गिने जाते हैं। फिर है कि कौन से नाथ सिद्धों में भी गिने जाते हैं? तो नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर, ये ऐसे नाथ हैं जो दोनों में आते हैं, नाथ और सिद्ध, CNGJ। चरपट, जलंधर, नागार्जुन, गोरखनाथ, ये नाथ और सिद्ध दोनों में आते हैं। इन चारों का नाम याद रखिएगा। फिर एक कथन है, पूछा गया किसका कथन है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी कहे जाते थे, जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे, शुक्ल जी कहते हैं। फिर है कनफटे। कनफटे किसे कहा जाता है? तो कनफटे कहा जाता है नाथों को। किसे कहा जाता है कनफटे? नाथों को। इसके बाद पंक्ति है, अवधू रहिया हाटे बाटे रूस विरस की छाया। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति गोरखनाथ की है। अवधू रहिया हाटे बाटे रूस विरस की छाया।
इसके बाद है गोरख बोध और गोरख सार। ये पुस्तकें किसकी हैं? तो ये पुस्तकें गोरखनाथ की हैं। इसके बाद है सिद्धों में सबसे पुराने कौन माने जाते हैं? तो सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं सरहपा। सिद्धों में सबसे पुराने कौन माने जाते हैं? सरहपा। सरहपा का समय क्या माना जाता है? तो 769 ईस्वी राहुल जी के अनुसार सर्वमान्य है। और ऐसे इनका समय देखेंगे तो 633 विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार। तो सरहपा का समय हम 8वीं सदी लगा सकते हैं, जो कि विकल्प ग में दिया हुआ है। सांप्रदायिक शिक्षा देने की प्रवृत्ति किसकी थी? सिद्धों की, जैनों की, बौद्धों की? तो सांप्रदायिक शिक्षा देने की प्रवृत्ति सिद्धों में थी। सांप्रदायिक शिक्षा देने की प्रवृत्ति किस में थी? सिद्धों में। 79 नंबर का क्वेश्चन है कि शुक्ल जी किसके साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रखते? बौद्धों को, जैनों को साहित्य को, सिद्धों के साहित्य को, या वज्रयान को? तो शुक्ल जी सिद्धों के साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रखते हैं। 80 नंबर का प्रश्न है कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन ये व्याकरण ग्रंथ है, किसका है? तो ये व्याकरण ग्रंथ हेमचंद का है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। 81 नंबर में पूछा है भला हुआ जो मारिया बहिड़ी महारा कंतु। ये पंक्ति किसकी है? तो हेमचंद की है। कुमार पाल चरित किसकी रचना है? हेमचंद की है। कुमार पाल चरित की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा प्राकृत है। द्वारशय काव्य की रचना किसने की? तो हेमचंद्र ने द्वारशय काव्य की रचना की। कुमार पाल प्रतिबोध किसने लिखा? सोमप्रभु सूरी ने लिखा। कुमार पाल प्रतिबोध नामक रचना ग्रंथ कब लिखा गया? तो संवत 1211 में। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? मेरुतुंगाचार्य हैं। 1304 ईस्वी में लिखा गया था प्रबंध चिंतामणि। आगे है भी प्रबंध चिंतामणि संस्कृत के किस ढंग का बना है? तो प्रबंध चिंतामणि संस्कृत का एक भोज प्रबंध के ढंग का बना है। प्रबंध चिंतामणि कब लिखा गया? तो संवत में देखेंगे 1361 ईस्वी में 1304। इसके बाद एक पंक्ति है, पूछी गई है किसकी पंक्ति है कि जय शक्कर सय खंड थिया तो इस मीठी चूरी। ये पंक्ति किसकी है? ये मुंज की है कि जय शक्कर सय खंड थिया तो इस मीठी चूरी। मुंज की पंक्ति है। इसके बाद है प्राकृत पिंगल सूत्र में पद संकलित हैं किसके? तो प्राकृत पिंगल सूत्र में विद्याधर के पद संकलित हैं। इसके बाद है हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता सारंधर हैं। अपभ्रंश ग्रंथों की परंपरा का अंत शुक्ल जी किससे मानते हैं? तो अपभ्रंश ग्रंथों की परंपरा का अंत शुक्ल जी हमीर रासो से मानते हैं। विद्यापति का समय माना जाता है, तो विद्यापति का समय माना जाता है संवत 1460 के आसपास, जो कि यहाँ मिस्टेक किया है। इनका जन्म देखेंगे तो माना जाता है संवत 1460 के आसपास नहीं, ये 13वीं या 14वीं सदी में आ जाएंगे। इसके बाद है बिसलदेव रासो तथा पृथ्वीराज रासो को संदिग्ध कौन मानते हैं? प्रामाणिक नहीं मानते हैं, तो वो है रामचंद्र शुक्ल। विद्यापति का समय 14वीं सदी माना जाता है। अब 1460 संवत आप मान लेंगे तो 15वीं सदी में आ जाएगा ना, 1403 ईस्वी हो जाएगा, जो कि गलत है। 14वीं सदी माना जाता है तो आप संवत 1360 मान सकते हैं। वैसे तो कोई विकल्प इसमें सही नहीं दिया है, लेकिन आप 13वीं सदी 14वीं सदी ध्यान देंगे विद्यापति का समय। बिसलदेव रासो तथा पृथ्वीराज रासो को संदिग्ध शुक्ल जी मानते हैं।
कीर्तिलता की रचना किसने की? विद्यापति ने की कीर्तिलता की रचना। कीर्ति पताका के रचयिता कौन है? विद्यापति हैं। आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार के काव्यों के आधार पे आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया? तो शुक्ल ने देश भाषा काव्य के आधार पे आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। अपभ्रंश काल में जैन, नाथ, सिद्ध कवियों की रचनाओं को साहित्य नहीं मानते। कौन विद्वान हैं जो अपभ्रंश काल में जैन, नाथ, सिद्ध कवियों की रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत नहीं गिनते हैं? तो वो तो हमारे शुक्ल जी ही हैं। इसके बाद है वैष्णव मतावलंबी साहित्य कब मिलता है? कहाँ पे? आदिकाल में मिलता है, भक्ति काल में कब मिलता है, रीति काल में? तो वैष्णव मतावलंबी साहित्य कब मिलता है? आदिकाल में। इसके बाद है तांत्रिक साधना की प्रधानता थी नाथों में, जैनों में, सहजयान में, वज्रयान में। तो तांत्रिक साधना की प्रधानता वज्रयान में थी। 102 नंबर का प्रश्न है कि सहज जीवन पे बल देते थे। तो सहज जीवन पे बल देते थे सहजयान, सिद्ध बल देते थे सहज जीवन पे। इसके बाद एक पंक्ति है जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ये सिद्धांत किसका है? तो ये सिद्धांत नाथों का है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, गोरखनाथ की पंक्ति है ना। इसके बाद आगे आते हैं। आगे दिया है 104 में कि अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय कहा जाता है। बौद्ध पथ को, वज्रयान को, महायान को, नाथों को। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय कहा जाता है नाथों को। आदिकाल में प्रामाणिक साहित्य किसका है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आदिकाल में जो प्रामाणिक साहित्य है वो तो मिलता है जैन साहित्य। इसके बाद है कि फाग अथवा चरित अथवा आचार काव्य किसने लिखे हैं? तो फाग हो गया, चरित हो गया, आचार हो गया, ये काव्य जैनों द्वारा लिखा गया है। पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में लिखा गया है, किसने लिखा है? तो पुरुष परीक्षा विद्यापति ने लिखा है। कीर्तिलता जो विद्यापति की भाषा है, रचना है, इसकी भाषा क्या है? तो अवहट्ठ है। ध्यान देंगे, पिछली क्लास में मैंने पदावली की भाषा अवहट्ठ बता दिया था, मिस्टेक हुआ था, मैंने फिर सुधारा भी था कमेंट में। विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली में है और जो कीर्तिलता कीर्ति पताका है वो अवहट्ठ में है, इसे आप नोट कर लेंगे। पौमचर्यु के रचयिता कौन है? स्वयंभू हैं। रिठ्ठडेमी चर्यु के रचयिता स्वयंभू हैं। 84 महापुरुषों की कथा किस रचना में लिखी गई है? तो पुष्पदंत के महापुराण में लिखी गई है 64 महापुरुषों की कथा। महापुराण के रचयिता पुष्पदंत हैं। भू परिक्रमा किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है भू परिक्रमा। इसके बाद है 114 में किरान उस सादेन, ये किसकी रचना है? किरान उस सादेन। तो ये अमीर खुसरो की रचना है किरान उस सादेन। खलिक बारी के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो हैं। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के रचयिता हैं जयानक। नरपति नाल की रचना कौन सी है? तो बिसलदेव रासो है। बिसलदेव रासो नरपति नाल ने लिखा है। नल सिंह की रचना कौन है? तो विजयपाल रासो है। विजयपाल रासो नल सिंह ने लिखा है। परमाल रासो के रचयिता कौन है? तो भट्ट केदार हैं। नहीं सॉरी, भट्ट केदार नहीं, परमाल रासो के जगनीक हैं। भट्ट केदार तो आगे मिलेंगे, जयचंद प्रकाश के हैं। परमाल रासो के जगनीक हैं। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। हमीर रासो के रचयिता सारंगधर हैं। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता मधुकर कवि हैं और जयचंद प्रकाश के रचयिता भट्ट केदार हैं। कयामश वध के रचनाकार कौन हैं?
तो कयामशवद तो पृथ्वीराज रासो का एक भाग है ना, सर समय है एक, तो चंद्रवरदाई हैं। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी हैं। 2 रचना है इनकी, एक उज्ज्वल नीलमणि, एक भक्ति रसामृत सिंधु। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। अपने समय के कलिकाल के सर्वज्ञ कहे जाते हैं हेमचंद्र। बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों का बौद्ध गान और दोहा नाम से बंगला अक्षरों में प्रकाशित किसने कराया? तो ये पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा का संपादन किया है। विद्यापति की रचना कीर्ति लता व कीर्ति पताका की भाषा क्या है? अवहट्ठ है। बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित बौद्ध सिद्धों के पदों व दोहों को बंगाक्षरों में संपादित किसने कराया? हरप्रसाद शास्त्री ने। प्राकृत पेंगलम के रचयिता कौन है? लक्ष्मीधर हैं। स्वयंभू की अप्रकाशित रचनाओं को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित किसने किया? तो राहुल सांकृत्यायन ने किया। सरहपा, सब्रपा और स्वयंभू किस शताब्दी के कवि हैं? तो सरहपा, सब्रपा और स्वयंभू 8वीं शताब्दी के कवि हैं। लुइपा, गोरखपा, डोम्भिपा, विरूपा ये किस शताब्दी के कवि हैं? तो ये 9वीं शताब्दी के कवि हैं। देवसेन, पुष्पदंत, जोइंदू, राम सिंह धनपाल ये किस शताब्दी के कवि हैं? तो ये 10वीं शताब्दी के कवि हैं। जोइंदू तो नहीं, जोइंदू पहले आ जाएंगे, बाकी तो सब आ जाएंगे 10वीं में। इसके बाद है अब्दुल रहमान व कनकामर मुनि व जिनदत्त सूरी ये किस शताब्दी के कवि हैं? तो ये 11वीं 12वीं शताब्दी के कवि हैं सब। हेमचंद्र, हरिभद्र सूरी, सोमप्रभु सूरी ये किस शताब्दी के कवि हैं? तो ये आपके आ जाएंगे ये भी 12वीं में। 38 नंबर का प्रश्न है अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना गया है? स्वयंभू को माना गया है। 39 नंबर का प्रश्न है कि पद्धड़िया बंध कितनी मात्राओं का मात्रिक छंद है? तो पद्धड़िया बंध 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है। पद्धड़िया बंध का श्रेष्ठ कवि स्वयंभू ने किसे माना है? तो पद्धड़िया बंध का श्रेष्ठ कवि स्वयंभू ने चतुर्मुख को माना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले चौपाई और दोहे की पद्धति का प्रयोग सरहपा ने किया। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? गुलेरी ने। रासक डोम्बिका किस प्रकार का काव्य है? तो रासक डोम्बिका गेय काव्य है। पंचमी चरियु किसकी रचना है? तो पंचमी चरियु स्वयंभू की रचना है। धम्म परीक्षा किसकी रचना है? हरिसेन की रचना है धम्म परीक्षा। ध्यान देंगे किसकी रचना धम्म परीक्षा? हरिसेन की। अपने को अभिमान मेरु कहते हैं, पुष्पदंत कहते हैं। भविष्यत कहा रचना धनपाल की है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले इतिहासकार कौन हैं? तो वो तो ग्रियर्सन हैं जो सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किए। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दिया? ग्रियर्सन ने दिया। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम मिश्रबंधु ने दिया। तो ध्यान देंगे आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम मिश्रबंधु ने दिया। तो हमने 150 महत्वपूर्ण प्रश्न आदिकाल के देखे और 250 प्रश्न हैं आदिकाल के। इसमें एक और छोटी सी वीडियो होगी और हमारा आदिकाल समाप्त हो जाएगा। फिर हम भक्ति काल में आएंगे। तो डेली आपको 100-150 क्वेश्चन इससे मिलते रहेंगे। आसान प्रश्नों पे, कठिन प्रश्नों पे पकड़ बनाए रखना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ मिस्टेक हैं लेकिन उनसे परेशान नहीं होना है। मैंने कोशिश किया उसको सुधारने का, फिर भी एक आध दो यदि छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एक आध दो तो मिलते रहते हैं, बाकी जो अच्छे अच्छे हैं उन पे ध्यान दीजिए। कितनी बढ़िया पंक्ति है, जय शक्कर सैखंड थी इस मीठी चूरी मुंज की है,
शुक्ल जी की बुक में है। प्रबंध चिंतामणि संवत 1361 का है, ये भी कितना बढ़िया ग्रंथ है। फिर स्वयंभू ने पद चतुर्मुख को माना है पतधड़िया बंद का सर्वश्रेष्ठ कवि, कितना बढ़िया प्रश्न था। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी इसमें हैं, तो उन पे आपको फोकस करना है, ठीक। और अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और हमारे एप्लीकेशन से जुड़िए, जहाँ प्रतिदिन PDF टेस्ट और मॉक टेस्ट बहुत सारे हो रहे हैं और डेली होंगे। आप जुड़िए 94 52 86 93 35 इसी नंबर पे संपर्क कीजिए हमसे कॉल या मैसेज करके, और हमारी टेस्ट सीरीज प्रतियोगिता से जुड़िए। LT ग्रेड, TGT, PGT, DSSB, BPSC, असिस्टेंट सबके लिए टेस्ट होते हैं। 60 से अधिक पेपर हो चुके हैं। मॉक टेस्ट भी अभी कल ही हुआ था रात में, तो इससे आप अपना बेहतरीन मूल्यांकन कर सकते हैं। और परीक्षा में छपने वाले प्रश्न रहते हैं और गलती चाहे मॉक टेस्ट हो चाहे PDF टेस्ट हो, नाम मात्र की होती है। तो आप दोनों टेस्टों से हमारा जुड़ना चाहते हैं केवल 499 में, और एग्ज़ाम के डेट तक वैलिडिटी रहेगी, जब तक TGT, PGT, LT सारे एग्ज़ाम जब तक ना हो जाएं तब तक ये वैलिडिटी आपकी रहेगी। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्त मित्रों को भी जुड़ें। और हमारे एप्लीकेशन पे क्लास यदि लेना चाहते हैं, क्लास भी अवेलेबल है। क्लास 999 में है सभी। तो आप लोग जुड़िए, पढ़िए। और अब मैं इस क्लास को यहीं पे करती हूँ बंद। हम मिलेंगे अब अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।